इसलिए हमने उस सच्चाई को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। और वो प्रयास ये है कि आपके साथ में 75 साल से धोखा हो रहा है, 75 साल से धोखा हो रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे में सबसे बड़ी कमी अगर ये है, क्या कोई है, तो वो ये है कि हम लोग दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे। हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, ये नहीं पहचान पा रहे। हमारा जो दुश्मन है वो दोस्त से भी ज्यादा नजदीक आकर के प्यारी और मीठी मीठी बातें करके हम लोगों के अंदर घुस जाता है और फिर वो अपना दुश्मनी करता है। हमारा अपना जो होता है वो व्यक्ति कड़वे शब्द भी कह देता है, तो कड़वे शब्द हमारे लोगों को खराब लगते हैं और मीठे शब्द जो उनके हैं वो अच्छे लगते हैं। इस स्थिति के अंदर उन लोगों ने हमेशा हमें ठगने का प्रयास किया। ये 75 साल जो हुए हैं, जिसके अंदर हमने लगभग 52 के बाद भी माने 73-74 साल हमको वोट देते हो गए। तो ये वोट जो है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा है, मेरी नहीं बात कह रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि ये वोट का जो मैं अधिकार तुम्हें दिला रहा हूँ, ये अधिकार कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है। और ये जो वोट जो है, ये कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है, ये 100 ब्रह्मास्त्रों से भी बड़ा ताकतवर है। ये वोट अभी आपने कांग्रेस की सरकार को हटाया, वोट के माध्यम से हटी ना वो। अब बोले वो कैसे भी हुई, लेकिन माध्यम तो वोट है। भले ईवीएम में गलत गया, उधर गया, इधर गया, कुछ भी हुआ, लेकिन जरिया तो वोट है ना। मशीन गन से तो अशोक गहलोत नहीं हटा, ठीक है, तलवार से तो नहीं हटा, ठीक है, पैसे की ताकत से तो नहीं हटा, हटा किससे? वोट से। तो ये वोट की ताकत है कि एक राजा को भी घर बिठा सकती है और एक घर बैठे हुए व्यक्ति को जिसका नाम भी पता नहीं था उसको राजा बना सकती है। ये वोट की ताकत है। ये अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारे वोट का मिसयूज होता रहेगा। इसलिए हमने लोगों को समझाने के लिए ये बेड़ा उठाया और कार्यक्रम चलाया कि आप अपने वोट की अहमियत और वोट की कीमत समझो। तो वोट की कीमत समझने लगे हैं लोग। जब हम लोग 3 महीने से अब तक करीबन मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा ही मीटिंगें ले चुके हैं जन जन तक, और लगभग 90% गांवों तक भी हम पहुंच गए। अभी मेवानगर में भी है, तो लगभग मैं तीसरी बार चौथी बार आया। तो कई गांव तो ऐसे 3-3 4-4 बार गए, कई गांव अभी भी अछूते हैं, वहां जाना है। तो ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं कि आपके वोट का मिसयूज कैसे होता है। आज की तारीख में आपका वोट, जब हमारे लोगों में जागृति बढ़ गई तो उन्होंने कहा न दारू, न पैसा, न कुछ नहीं, हम तो वोट अपने विवेक से देंगे, हम सोच समझ करके वोट देंगे, जो हमारे अधिकारों का हनन करेगा उसको वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसे नहीं देते हो। उन्होंने ईवीएम मशीन लाई। ये कब हुआ? ये कांशीराम साहब प्रभाव में आए। कांशीराम साहब जब प्रभाव में आए और जब इनका जो सिस्टम था ना कांग्रेस और बीजेपी का, कांग्रेस और बीजेपी का क्या सिस्टम है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम कांग्रेस और बीजेपी के सिस्टम को नहीं समझ पाए। कांग्रेस और बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि वो 2 है, ठीक है ना, कहीं पर भी ये 2 नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। लेकिन इन्होंने बाड़े 2 बना रखे हैं, 2 बाड़े बना करके एक गेट बीच में खोल दिया। बाड़े 2 बना दिए और गेट एक खोल दिया। अब आप कांग्रेस से तंग आओ तो बीजेपी में जाओ, बीजेपी से तंग आओ तो कांग्रेस में जाओ। जब 5 साल कांग्रेस जूते मारे तो बीजेपी ले आओ, बीजेपी 5 साल जूते मारे तो कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस मारे तो फिर बीजेपी ले आओ। इसके अलावा हम कर नहीं पा रहे कुछ, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कांग्रेस बीजेपी के इस गेम में उलझ गए। और कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से देश की सारी पार्टियों के ऊपर लेबल है, कांशीराम जी की पार्टी बसपा किसकी है साहब? समारोह की, ठीक है, जाटवों की। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किसकी साहब? तो समारोह की। छोटू भाई वसावा ने पार्टी बनाई बीटीपी किसकी है साहब? के आदिवासियों की। अभी राजकुमार रोड ने पार्टी बनाई किसकी है? साहब भीलों की, ठीक है। हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई किसकी है? जाटों की। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाई किसकी है? तो यादवों की। मुलायम सिंह ने यूपी में पार्टी बनाई किसकी है? यादवों की। नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई किसकी है? कुर्मियों की। शरद पवार ने पार्टी बनाई किसकी है? मराठों की। इस प्रकार से जो ओवैसी है उसने पार्टी बनाई तो किसकी है? मुसलमानों की। हमारा सवाल है ये कांग्रेस और बीजेपी किसकी है? ये कोई नहीं पूछ पाया, कोई समझ भी नहीं पाया। कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट ये तीनों ही पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां, लेकिन कभी नहीं कहते कि ब्राह्मणों की पार्टी। अगर वो कह दे कि ब्राह्मणों की पार्टियां हैं तो आप लोग वहां से निकल जाओगे तो शून्य हो जाएगी। इसलिए वो क्या कहते हैं? आपकी पार्टी, आपकी पार्टी।
मैं इस बाड़मेर जिले के 56 कौम के लोगों से पूछता हूं कि भाई आपका कौन सा पुरखा था जिसने कांग्रेस का निर्माण किया या उसका संस्थापक सदस्य रहा? कोई जाट रहा हो तो बताए, कोई विश्नोई रहा हो तो बताए, कोई राजपूत रहा हो तो बताए, कौन सा है? कोई दावेदारी करके बताए। और SC ST का तो खैर कह ही नहीं सकते। तो कौन व्यक्ति है जिसने कांग्रेस बनाई? दूसरा सवाल है, कौन व्यक्ति है जिसने बीजेपी बनाई? जो हमारी 56 कौम में से SC ST OBC के अंदर से कौन व्यक्ति? फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी पार्टी? लेकिन उन्होंने ऐसा गेम बनाया कि इनको मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन उस बाड़े को कांसीराम साहब ने तोड़ करके कहा कि नहीं, हम भी हमारा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये जब पहली बार नारा दिया, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, लालू ने पार्टी बनाई, फिर पार्टियों का अंबार आने लगा, तो इन लोगों ने सोचा, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ये सारे वोट, अगर चमारों के वोट कांसीराम के साथ चले जाएंगे, यादवों के वोट लालू और मुलायम के पास चले जाएंगे, कुर्मियों के वोट अगर नीतीश के पास चले जाएंगे, इस प्रकार से वोट जाति वाइज चले जाएंगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम वोट कैसे लेंगे? इसलिए उन्होंने EVM मशीन का सहारा लिया। आज EVM मशीन के माध्यम से वो वोट ले रहे हैं। आज इस देश के अंदर देश की 90% नहीं 95% जनता, कुछ 5% अंधभक्तों को छोड़ करके 90-95% जनता सड़कों पर है कि नहीं है? किसान सड़कों पे पड़े कि नहीं पड़े? किसानों के लिए कीलें बिछाई जा रही कि नहीं जा रही? आज स्टूडेंट जयपुर के अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे? बेरोजगार जयपुर में धरने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ठीक है ना? स्टूडेंट हमारे ये फीस की वजह से क्या कॉलेज और स्कूल छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे? ये सारी चीजें फिर कुल्ली भी अब तो हड़ताल पे उतर गए, ड्राइवर भी हड़ताल पे उतर गए, मजदूर हड़ताल पे उतरे हुए हैं। इसी प्रकार से OPS पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी सारे के सारे सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज वो असंतुष्ट है, तो आखिर में उनको जो 370 और 400 पार करवा कौन रहा है? इसलिए साथियों, आप लोगों को ये समझाने और जगाने के लिए आए कि EVM मशीन जब तक है तब तक इस देश में सपने में भी मत सोचना कि आपका कोई राज आएगा। आज हमारी राजनीतिक पार्टियों का क्या हाल हो गया? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई है, उनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो रही है। उनको 500 और 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिल पा रहे MLA और MP में। ये स्थिति बनी हुई है और उनके लोग जीत करके जा रहे हैं। तो ये क्या खेल है? ये EVM मशीन का खेल है। इसलिए EVM मशीन को बैन करवाना है। EVM मशीन को बैन करवाना है तो ये न तो कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील का काम है, न कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का काम है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने EVM मशीन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। पढ़े लिखे लोगों को पता होगा, नोटिस भेजा। जब MP और राजस्थान के चुनाव हुए उसके बाद में CGI DY चंद्रचूड़ ने नोटिस भेजा, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सरकार से पूछा कि अब ये नोटिस आया, इसका क्या जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस दिया है, तो उन्होंने हाथों हाथ पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल पास किया और बिल पास करके कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बराबर है। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस नहीं दे सकता। कितना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर हो रहा है, किस तरीके से अनहोनी हो रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट के बराबर अगर इलेक्शन कमीशन आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या रहा? फिर सुप्रीम कोर्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद में भी CGI ने कहा कि चलो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में बात की जाएगी। तो उन्होंने जब लोगों ने याचिका दी, वहां पर पेश की, तो उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, जो सुनवाई की बेंच थी, EVM के ऊपर सुनवाई की जो बेंच थी, उसमें 2 जज दूसरे होते हैं और एक CGI होता है। अधिकांश जो बड़ी हमारी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, बेंच या बड़े मुद्दे, उनके ऊपर जो बेंच बनती है, 5 की बनो, 7 की बनो या 3 की बनो, उस बेंच में CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनिवार्य होता है। आपके EVM मशीन की सुनवाई में CGI को बाहर कर दिया रजिस्ट्रार ने। अब आप देख सकते हैं कि ताकतवर कौन है। आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस बेंच से बाहर है। जब उसको बाहर निकाला है तब वो पूरे देश में घूम रहा है, अदालतों में जाकर के डिस्ट्रिक्ट जजों से बात कर रहा है और बात करके कह रहा है कि अब देश के अंदर न्याय नहीं बचा है, इस देश को बचा दो। यही DY चंद्रचूड़ है जिसने ज्वाइनिंग मतलब जो नियुक्ति ली थी, जज की शपथ ली थी, उस समय कहा था कि इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए आम जन को सड़कों पर आना चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा। आज वो सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन हम सड़कों पर नहीं है।
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि हम जागृत नहीं है। हमारा वोट किस प्रकार से वो मशीनों से ले रहे हैं। पूरा देश तक मशीनों के खिलाफ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सामाजिक संगठनों के नेता, हम तमाम सब लोग खड़े हैं दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रह रही। उनको किसी बात का डर नहीं, बेखौफ कह रहे हैं नहीं ईवीएम से ही होगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को फैसला लेना पड़ा। हमने फैसला लिया। क्या फैसला लिया कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को नहीं मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक अदालत है, लोकसभा से भी एक ऊपर अदालत है। आपके चुनाव आयोग ही नहीं, आपकी लोकसभा के ऊपर भी और राष्ट्रपति के ऊपर भी अदालत है, और वो अदालत है जनता की। क्योंकि आपकी लोकसभा भी जनता से बनती है, आपका राष्ट्रपति भी जनता से बनता है, आपके चीफ जस्टिस और जो सिस्टम पूरा है वो जनता से चलता है। इसलिए हमने जनता का नोटिस जारी किया। जनता का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल है, आप मेरी फेसबुक आईडी पे जाके देख सकते हैं। हम बेखौफ, हमने भेजा जनता की तरफ से नोटिस में हमने साफ लिखा है कि अगर ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर लेकर के आपकी पोलिंग पार्टियां आएगी तो हम उनका गाजे बाजे के साथ और फूल हार के साथ में स्वागत करेंगे, अगर बैलेट पेपर लेके आएगी तो। और अगर वो ईवीएम मशीन लेकर आएगी तो पहले तो हम उनको हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप जैसे आए हो वैसे वापस जाओ, क्योंकि सारे कर्मचारी भाई हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे गांव के, पड़ोसी गांव के, वो हमारे ही। हम उनसे विनती करेंगे कि आप जो जैसे आए हो वैसे ईवीएम मशीन लेकर के वापस चले जाओ। अगर फिर भी उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का दबाव रहा और वहां पर अगर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी हुई तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार रहेगा। ये हमने उनको नोटिस भेज दिया, लिख के भेज दिया। अरे ये जनता का अधिकार है वोट, और वोट के अधिकार से तुम चुने जाते हो। जिस जनता के वोट से तुम चुने जाते हो उसी जनता के अधिकारों का हनन करते हो। ये दुनिया में कहां पर संभव है? कहीं पर भी नहीं, सिर्फ भारत के सिवाय। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के अंदर कोई जाति भेद नहीं है, जाति भेद पैदा किया हुआ है, कोई भी प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नस्ल भेद है, नस्ल भेद है। जिस आरएसएस की आप बात करते हैं, बहुत सुनने में अच्छा लगता है कि ये इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो जो भी आदमी उसके साथ शामिल होता है वो आदमी सीना चौड़ा करता है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं जो है अपनी मर्जी से स्वयंसेवक हूँ। लेकिन उस भोले आदमी को ये नहीं पता है कि इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका नाम नहीं है, ये तो आपको मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ नाम है। इसका जो रियल नाम है वो है रेशियल सोशल सिस्टम। रेशियल सोशल सिस्टम का मतलब होता है, रेस का मतलब नस्ल, सोशल का मतलब सामाजिक, और सिस्टम का मतलब व्यवस्था। रेशियल सोशल सिस्टम, रेस का मतलब भारत में दो नस्ल के लोग हैं, एक भारतीय मूल के नस्ल के लोग जो हम लोग हैं, SC ST OBC की 6000 जातियां और धर्म परिवर्तित लोग, ये हम एक नस्ल के लोग हैं। और दूसरी नस्ल के लोग हैं यहूदी, जो भारत में बाहर से आए हुए, कभी वो आर्य बनते हैं, कभी वो ब्राह्मण बनते हैं, कभी वो देव बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। इस प्रकार से जो बसे हुए हैं ये लोग भारत की नस्ल के नहीं है। इसलिए भारत में जो झगड़ा है वो रेस का झगड़ा है। उनका पहले वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण व्यवस्था, अभी भी उनका सिस्टम यही है। वो आरएसएस का नाम ही ये है, रेशियल सोशल सिस्टम, यानी वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था, वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था, रेस के आधार पर वर्ण यानी रेस। तो ये लड़ाई है। इस लड़ाई को उन्होंने क्या किया, इस लड़ाई को SC और ST में कन्वर्ट कर दिया, इस लड़ाई को SC ST और OBC में कन्वर्ट कर दिया, इस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, इसी लड़ाई को हमारे आपस में हमें लड़ाने में कन्वर्ट कर दिया और अपन खुद सेट हो गए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि ईवीएम मशीन का हमें विरोध करना है, क्योंकि ईवीएम मशीन में ही उनकी जान है। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, मैं डंके की चोट पे कहता फिर रहा हूं सब जगह कि ईवीएम मशीन हटा दो, बैलेट पेपर ले आओ और उसके बाद में 370 नहीं 70 लेके दिखा दो। अगर ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो देश के अंदर मैं आपको 445 में से 543 में से दावे के साथ कह सकता हूं कि 300 से ज्यादा सीटें निर्दलीयों की आएगी, ना कोई कांग्रेस की आएगी। ये मुझे पता है, लेकिन उनको मालूम है, उनका सेटिंग है। उनका सेटिंग है कि अब तुम राज करो, अब तुम राज करो, 5 साल हम करेंगे, 5 साल तुम करेंगे। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने किया, 10 साल
मोदी जी ने कर दिया, अब 10 साल के लिए झगड़ा चल रहा है, थोड़ा बहुत वो सल्ट जाएगा, लेकिन हमारे तो सिर में वही जूता आने वाला है, हमारे अधिकारों का हनन होने वाला है। अभी अभी आपने देखा होगा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ या जो भी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हमारे भोले भाले लोगों ने समझा कि राम जी का मंदिर बना। अरे राम जी का मंदिर कहाँ बना है? राम जी के मंदिर की किसको आवश्यकता है? हमारे घर में एक झोंपा होता है, झोंपे के अंदर हम एक लकड़ी का फंटा रख करके डोरी से बांध करके भी राम जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में महल नहीं होता। तो महल नहीं होता, जैसा जिसका घर होता है वैसा वो पूजा का। अभी लोग मकान बनाने लगे तो वो अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाने लगे, तो वो घर में मंदिर है, गांव में मंदिर है, फिर अयोध्या वाले मंदिर से हमें क्या लेना। लेकिन साथियों ये बात वो नहीं, जिस मंदिर के अंदर राम को स्थापित किया गया है वो हमारा राम नहीं है, वो हमारा राम नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट शब्दों में समझनी चाहिए। रैदास जी को मानते हो, गुरु रविदास जी को मानते हो ना, या नहीं मानते? खाली नाम ही लेते हो। रविदास जी ने कहा, रैदास हमारो राम जी दशरथ सुत नाई, रैदास हमारो राम जी दशरथ सुत नाई, राम हमारो रमी रियो रोम रोम के माई। इसी प्रकार साहिब कबीर को मानते हो? तो अगर साहिब कबीर को मानते हो तो साहिब कबीर ने क्या कहा कि एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट में बोले, तीसरा राम सकल पसारा, और चौथा राम कहो या मेरा राम जगत से न्यारा। तो वो कह रहे हैं हमारा राम तो जगत से न्यारा है, तुम ये कहां से लेकर आ गए दशरथ का बेटा, पुराने का बेटा? ये कोई दशरथ का बेटा नहीं है, ना कोई दशरथ हुआ, ना कोई दिलीप हुआ, ना कोई रघु हुआ, न कुछ भी नहीं हुआ। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुष्यमित्र शुंग और वृद्धत हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धत की हत्या की, वही पुष्यमित्र शुंग को वापस उन्होंने स्थापित किया। 22 जनवरी को इसलिए स्थापित किया क्योंकि 22 जनवरी को इस देश के संविधान के प्रियम्बल को लागू किया गया था। 22 जनवरी 1947 को भारत देश का जो संविधान बना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जिसको हम कहते हैं, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, वो तैयार होकर के उसको मंजूरी मिली थी। उसी दिन इन्होंने यहाँ पर नींव रखी। किसकी नींव रखी है? ये नींव आपको राम राम बताया जा रहा है, राम राम नहीं बताया जा रहा। मनुस्मृति का उसी दिन जो है लागू हुई है मनुस्मृति। इसलिए उनका जो गीत अभी चल रहा है, वो गीत भी हमारे लोग सुन करके नाचते तो हैं बहुत बड़े, लेकिन समझते नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्य सनातन की धारा अब चलेगी शासन पर, राम भक्त ही राज करेंगे दिल्ली के सिंहासन पर। ये बात को समझने की कोशिश करो, वो कौन सी सत्य सनातन की धारा लागू करना चाहते हैं? जब भारत के संविधान की धाराएं हट करके सत्य सनातन की धाराएं आ जाएगी तो सीधा सा है मनुस्मृतियां आएगी। उन्होंने 22 तारीख को मनुस्मृतियां लागू कर दी है। मैं तो ये भी कह रहा हूं अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर घोषणा हो भी सकती है कि ये चुनाव भी डाला जा सकता है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रहा है कि 2029 में एक बार में चुनाव करवाए जाएंगे, सारी विधानसभाओं के, सरपंचों के, सबके एक साथ करवाए जाएंगे। ये मामला उठ चुका है, तो शायद वो देखेंगे कि ईवीएम का मामला गर्मा गया है और ऐसे मामले में अगर हम चुनाव ईवीएम से नहीं करवाते हैं तो हमारी हार तय है। इसलिए वो चुनाव आयोग चुनाव को टाल भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये चुनाव हुआ और ईवीएम से हुआ तो निश्चित तौर पे आगे कभी चुनाव नहीं होगा, ये आखिरी चुनाव होगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है कि कांग्रेस और बीजेपी का जो सिस्टम है, 2 बाड़े और 1 गैट का, इसे हमें समझना होगा, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा तो अगर लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में हम किसे चुनेंगे? कांग्रेस और बीजेपी को हमने समझ लिया कि हमारी नहीं है। और हमारी राजनीतिक पार्टियों की दशा ये है कि अगर बीजेपी को वोट दो तो बीएसपी नाराज, बीएसपी को वोट दो तो बीएपी नाराज, बीएपी को वोट दो तो बहुजन मुक्ति पार्टी वो नाराज। ये सिस्टम अभी हमारा चल रहा है और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो वजूद में हो। हमारा बीएसपी का भी वजूद धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अंदर घुस करके खत्म कर दिया। ऐसी स्थिति में हमने जो नारा दिया है वो नारा ये है कि हाथ और फूल हमारी भूल हो गई, कोई बात नहीं, भूल से हो जाता, दुनिया में हो जाता, कोई गलत नहीं है। कोई हमारा साथी आज भी कांग्रेस में होगा, कोई बीजेपी में होगा, लेकिन आज और इस समय से भी अगर आप समझ जाएं तो ठीक रहेगा कि हाथ और फूल हमारी भूल, ठीक है। और अब इससे आगे क्या होगा? इससे आगे होगा अब की बार निर्दलीय सरकार। निर्दलीय यानी समाज जिसको चाहेगा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, 4 वर्ग और 56 कौम के लोग जिसको चाहेंगे उसको खड़ा करे और उसको वोट दे और उसको जितवा करके वहां भेजे।
वहाँ हम कह रहे हैं कि जो हमारा अभी प्रयास चल रहा है 200 से 250 सीटों पर अभी हम लोग ये कारवां शुरू कर चुके हैं। 150 सीटों पर हमने 23 दिसंबर को शुरू किया था, उसके बाद अब तक 250 से 300 सीटों पर जा रहा है मामला। और बहुत सारी जगह से हमको मैसेज आ रहे हैं। छोटू भाई वसावा भी, पीटीपी के अध्यक्ष भी, कल मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि दादा तो वो है बड़े, लेकिन मेरे को बोला, उन्होंने कहा कि मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, सांसद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं 2018 में उनको कह के आया था मैं कि ये पार्टी और यहाँ का एमएलए का ये इनके बेटों अपने बेटों को दे दो और आप दिल्ली पहुंचो। लेकिन उस समय शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, अब उनके समझ में आई है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। एक पार्टी का मालिक कह रहा है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक पार्टी के बैनर पर तले हम चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी पार्टी वाले नाराज होते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा, हमारा बड़ा टिकट ले लेते, हम देने को तैयार थे। इसलिए हमने सभी पार्टियों से अनुरोध किया कि निर्दलीय उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा, और वो आइडियोलॉजी में आपका होगा तो वो आप अपना समझ लीजिए कि बीटीपी का भी है, बीएमपी का भी है, बीएसपी का भी है और बाप का भी है, सबका है, ये मान करके हमें चलना पड़ेगा। तो इस बार हम लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे खड़े करने होंगे जो पार्लियामेंट में जाकर के बोले। ये 5 साल तक पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इन लोगों को पार्लियामेंट के बारे में ही नहीं पता है। इनको इतना जरूर पता है कि गाड़ी के आगे एमपी की प्लेट लगा दो, उसके बाद में जो मर्जी करो, पैसा कमाओ, कैसे कमाना है उस पद का दुरुपयोग करो, वरना उनको एबीसीडी मालूम नहीं है। जो लोग मंचों पर खड़े होकर के अपने देश के नाम के लिए हिंदुस्तान बोलते हैं, उन लोगों को अपने देश का नाम पता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया है वो भारत है। हिंदुस्तान शब्द कहीं पर भी नहीं, ना संविधान में है, न दुनिया में डिक्शनरी में है, और ना ही हिंदुस्तान शब्द कहीं पर भी दुनिया के यूएनओ की लिस्ट में। फिर ये हिंदुस्तान शब्द क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये लोगों को इसका ही पता नहीं है, संविधान के आर्टिकल 1 का पता नहीं है, आर्टिकल अंतिम 395 का भी उनको पता नहीं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी तरह से निरसन किया जाता है। जबरदस्ती 15 अगस्त क्यों मनवा रहे हैं स्कूलों के अंदर? जबरदस्ती मनवा रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 395 में साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को सिरे से खारिज किया जाता है, अर्थात कोई स्वतंत्रता दिवस भारत में नहीं है। रियल स्वतंत्रता दिवस उन्होंने बताया उनका अधिनियम 1949 यानी भारतीय संविधान जब लागू होता है 26 नवंबर को, वो हमारा असली स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन उस दिन को ये दबाने के लिए 65 साल तक संविधान दिवस नहीं मनाते हैं। हमने 2010 में, जैसा इन्होंने कहा, मुझे फक्र है कि ये मेरे बारे में जानकारी रखते हैं, मुझे गर्व है, तो हमने 2010 में एक नारा दिया था, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो। 2016 के अंदर हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान पे बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम लाखों लोगों का किया। 2015 में 26 जनवरी को मैंने हरियाणा के पानीपत से घोषणा की थी कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाएगा, और नरेंद्र मोदी की सरकार को पहली बार मनाना पड़ा। संविधान दिवस मनवाने के लिए भी अगर हम कहें तो फख्र के साथ सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि ये हमारी देन है, हमारी वजह से हुआ है। इस देश के अंदर ईवीएम का मुद्दा जो आज उठाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील उठा रहे हैं। 2008 में ये मुद्दा समाज के सामने लाने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई है तो वलसाड़ से आदिवासी रावजी भाई और ताराराम महना है। आज से आपके सामने पूरे देश के अंदर जाति जनगणना का मुद्दा उठा हुआ है। जाति जनगणना का मुद्दा ये रॉन्ग मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा नहीं है। 2010 के फरवरी में मेरा उठाया हुआ मुद्दा आजमगढ़ के, यूपी के आजमगढ़ से, कि ओबीसी की अलग से जनगणना होनी चाहिए। जैसे एससी और एसटी का परसेंटेज है, वैसे ओबीसी का परसेंटेज भी आना चाहिए, और उसको उसकी संख्या के परसेंटेज के हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे आज हमको मिलता है, राजस्थान में 12% एसटी को मिलता है, देश के अंदर सेंट्रल लेवल पे 7.5% मिलता है। इसी प्रकार से 15% इधर मिलता है, 15% एससी को सेंट्रल में मिलता है। इसी प्रकार ओबीसी 52 है तो 52, 70 है तो 70, 60 है तो 60, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा घुसेड़ दिया। तो ये मुद्दा भी ओबीसी की जनगणना का भी ये हमारा है। अभी ये मतदाता जागृति अभियान चल रहा है। भारत के अंदर 75 सालों में अगर पहली बार कोई शुरू करने वाले हैं तो हम हैं और कोई नहीं। ये आपको समझाने के लिए हम जो कुछ भी काम करते हैं ठोस काम करते हैं।
इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अभी जो हालात बदले हुए हैं उस हालातों का, और आखिरी जैसा कि अपन एक बात अपने संत लोग करते हैं ना, कहे संत संग्राम हाथ में हीरा आया, ठीक है ना, तो ये सुना हुआ सब लोगों ने, घाल गोपन में वाया, ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, वावत वावत रियो एक आया हीरो ने पार कूदने रोयो माथो टेक। तो वही बात है, 75 सालों से हमने जो वोट दिया है वो वोट तो हमारा गोपन में चला गया, वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसका वोट आपके हाथ में है, आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, और इसके माध्यम से ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेज सकते हैं जो आपकी आवाज को बुलंद करे, वहां पर जो लड़े। अरे कम से कम भला ना कर सके तो बुरे को रोकने का काम तो करे, बुरे को लोगों के सामने उजागर तो करे, चिल्ला करके ये बात तो करे। अरे बहुमत से कुछ भी नहीं होता, बीजेपी के बहुमत है, कांग्रेस दूसरे नंबर की विपक्ष की पार्टी है, लेकिन एक शेर हमारा दाढ़ रहा है वहां राजकुमार रोहत, वरना कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है और वो हमारे मिशन का हिस्सा है, वो संघर्षशील व्यक्ति है और वो जानकार है, ठीक है, इसलिए वो वहां पर विधानसभा में बोलता है। जब एक बोलता है तो विधानसभा हिल जाती है, अगर 10-12 बोलने वाले हो तो क्या कमाल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है, अभी आपको एक घर में बात बता देता हूं, अंदरूनी बात, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सच्चाई है वो है। 3 महीने से हम अभियान चला रहे हैं, 3 महीने से। इस अभियान का परिणाम आपको बताता हूँ, अब तक का रिजल्ट बताता हूँ, आगे रिजल्ट देखा जाएगा। हमने कभी हार और जीत का मामला नहीं किया है कि हम खड़े होंगे कि नहीं होंगे, खड़े होंगे तो हार जाएंगे तो क्या होगा।